हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू कराऊंगी, जो कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये मैराथन क्लास है। इसमें पीवाईक्यू के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा आपका। 4 से 5 क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ी लंबी क्लास होगी लेकिन पेशेंस के साथ आप देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे इस क्लास से, क्योंकि 4 से 5 क्लास में आपका टोटल जो सब्जेक्ट है सीडीपी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें जो भी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल मैं कंप्लीट करवा दूंगी 4 से 5 क्लासेस में। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सीडीपी वाला पोर्सन होता है पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस सेम होता है, टॉपिक सेम होता है, बस लेवल का अंतर होता है जिसको मैं मेंटेन करके रखूँगी, चाहे वो पेपर 1 का क्वेश्चन हो 2 का क्वेश्चन हो। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपके पास अब 20 to 25 डेज़ ओनली बचे हुए हैं। इस लास्ट टाइम में आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो पास हो जाएंगे, और पढ़ाई नहीं अच्छे से करेंगे, पेशेंस के साथ नहीं सारी चीज़ों को पढ़ेंगे देखेंगे, एक जगह बैठ के पढ़ पाएंगे तो वही होता नहीं, फिर से फॉर्म भरना, फिर से सारी चीज़ें, इतना सब कुछ झेलना, क्योंकि लास्ट में तो बिना पढ़े कोई पास होगा नहीं। लास्ट में एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे इस बार पढ़ लीजिए या फिर नेक्स्ट टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। यहाँ पे आपका देखते हैं किससे क्वेश्चन बना हुआ है। ये एक शिक्षिका है, एक टीचर है, जो नोटिस कर रही हैं कि उनके जो छात्र हैं अत्यधिक विचलित हैं, वो हाईली डिस्ट्रैक्ट हैं, वो विचलित हैं, फिर उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी हो रही है, उनको जो क्लासरूम में अटेंशन होना चाहिए वो उनका नहीं बन पा रहा है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। इसमें से कौन सा ऐसा तरीका होगा जो बच्चों को क्लासरूम में जो उनका अटेंशन नहीं बन पा रहा है उसमें हेल्प करेगा, क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। पहला है यहाँ पे, छात्र को सख्ती से, जहाँ पे भी सख्ती वगैरह की बात की जाए वो गलत होता है, कभी भी बच्चे पर प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, बच्चे को प्रेम से समझाना है बातों के द्वारा। फिर है, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। एटलीस्ट बच्चे को कुछ टाइम तो दीजिए, वो क्योंकि मशीन तो है नहीं कि वो कुछ भी आप बोलेंगे तुरंत वो सही कर लेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ध्यान की बात हो रही है, अटेंशन की बात हो रही है। अगर कोई गलती होती है तो हो सकता है वो तुरंत रोक लेता, लेकिन अटेंशन ऐसी चीज़ है, ये भावना होती है, इस पर किसी का ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, टाइमर देंगे। और टाइमर किसके लिए देना है, स्वनियमन के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए। सेल्फ रेगुलेशन वो होता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, खुद को समझते हैं, वो अपनी गलती को समझ पाए, वो समझ पाए कि वो अटेंशन क्यों नहीं दे पा रहा है, तो सेल्फ रेगुलेशन के लिए टाइम देंगे। साथ में टाइम मैनेजमेंट के लिए भी देंगे, बच्चे को बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट का किस प्रकार से करना है, हेल्प भी करेंगे आप, साथ में उसे टाइमर भी देंगे। एक टाइम दे दिया जाता है, जब लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाता है तो उसमें बच्चे बहुत स्पीड से खुद को रेगुलेट करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे से आया हुआ है। जीन पियाजे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूरे पेपर में बन जाता है। जो जीन पियाजे हैं, बिलीव दैट नॉलेज, जो नॉलेज है उसको लेके जीन पियाजे क्या कहते हैं। आपको पता होगा जीन पियाजे और वाइगोत्स्की हैं, दोनों का जो सिद्धांत है वो थोड़ा थोड़ा मैच भी करता है और थोड़ा थोड़ा मतलब अपोजिट भी है, तो दोनों लोगों में थोड़ा कंट्रोवर्सी टाइप का रहता है। जीन पियाजे क्या बोलते हैं, जीन पियाजे नॉलेज को, ज्ञान को क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि बच्चा क्या करता है, खुद से सीख लेता है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे का जो ज्ञान होता है, बच्चे का जो तर्क है, बच्चे का जो सोच विचार है, उससे बच्चा ज़्यादा सीखता है एज़ कम्पेयर टू एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को ये ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन पहले बच्चे के तर्क सोच विचार को इंपॉर्टेंट देते हैं, मतलब संज्ञान को। तभी तो बोला जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं, पहले संज्ञान को देते हैं फिर एनवायरनमेंट को देते हैं। वहीं जो वाइगोत्स्की हैं वो बिल्कुल इसका अपोजिट करते हैं, वो बोलते हैं नहीं, एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बच्चा बनता है, उससे बच्चे का जो तर्क सोच विचार है वो बनेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जीन पियाजे के अकॉर्डिंग आंसर पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ही आंसर देना होगा। अंत्यक्रियाओं के माध्यम से बजाय जन्मजात दिया हुआ होता है, गलत है, जन्मजात की बात नहीं करते ये। फिर अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, ये भी नहीं है, वाइगोत्स्की होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन जिसमें विश्वसनीयता के साथ
केवल दृश्य व्यवहार को इसमें फोकस किया गया है, सो ये भी रॉन्ग है। फिर है ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय, यही है, इन्होंने पर्यावरण को यहाँ पे देखे सेकंड पोजीशन पे लाके रख दिया है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। जो बच्चे इन्होंने ये बोला है कि एनवायरनमेंट से ज़्यादा बच्चे खुद का रोल देते हैं इसमें सीखने में, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये इन्होंने यही बोला है। वाइगोस्की होते तो ये ऑप्शन सही नहीं होता। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अक्सर यही बोला जा रहा है कि सीटेट का जो पेपर है थोड़ा सा टफ बन रहा है, और हकीकत है टफ बन रहा है। टफ कैसे बन रहा है? क्योंकि जो सेंटेंस है आपका, सेंटेंस का तरीका जो पूछने का है वही चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता था, संज्ञान, विचार, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट यूज़ कर दी जाती थी ये वर्ड, लेकिन अब इन्हीं वर्ड को घुमा के दूसरे तरीके से यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए आपका पेपर टफ होता जा रहा है। तो जब आप इस चीज़ को पकड़ पाएंगे, इस ट्रिक को पकड़ पाएंगे, क्या हो रहा है, क्या मॉडिफिकेशन ऐसा हो रहा है जिससे लोग ये कह रहे हैं कि पेपर क्या बन रहा है, कठिन बन रहा है, तो आपको देखने को यही मिलेगा कि जो इसमें सेंटेंस है पहले जो यूज़ होता था, जो टॉपिक है सेम है, जो मोटिव है सेम है, जो थ्योरी है सेम है, लेकिन सेंटेंस चेंज हो रहा है। यही एक रीज़न है टफ होने का। तो आप वही सेंटेंस के तरीक़ों को समझिए, सेंटेंस कैसे बन रहा है, क्या डिफरेंस है पहले से, ये आपको समझना होगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, बच्चे द्वारा निर्मित किया जा रहा है। डायरेक्ट सोच विचार तर्क वाली चीज़ें नहीं यूज की गई। यहाँ पे यही दिया गया कि बच्चे को, अब आपको इसको रिलेट करना था आंसर देते टाइम कि जीन पियाजे ने बच्चे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है पर्यावरण से अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए और चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, या इनसे पहले आप जीन पियाजे के बारे में देख लीजिए, क्योंकि रिवीजन क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जीन पियाजे ने जो पहला स्टेज दिया, जीन पियाजे ने कौन सा थ्योरी दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जिसे हिंदी में बोला जाता है संज्ञानात्मक विकास। इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया, साथ में इन्होंने विकास किस प्रकार से होता है इसको 4 स्टेजेस में बांटा। फिर चारों के इन्होंने अलग अलग क्वालिटी बताई कि पहले में किस चीज़ का नॉलेज होता है, दूसरे में किस चीज़ का, तीसरे में, चौथे में। अब हम वही एक एक स्टेज देखेंगे। इनका जो पहला स्टेज है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए चारों एक साथ नहीं देखेंगे, हम पहला देखेंगे। फर्स्ट स्टेज जो इनका है वो क्या है, संवेदी गामक। संवेदी गामक, और संवेदी गामक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेंसरी मोटर। और इसमें इन्होंने 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई। एक तो रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। ये क्या होता है, इससे अक्सर क्वेश्चन बनता है। ये जैसे होता है अंगूठा चूसना, इसी को बोला जाता है अंगूठा चूसना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। तो संवेदी गामक की स्टेज अवस्था कितनी होती है, 0 to 2 ईयर। तो जो 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं, अंगूठा चूसते हैं, वो प्रतिवर्ती क्रिया में आएगा, मतलब बच्चे प्रतिवर्ती क्रिया करते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व, और वस्तु अस्थायित्व को इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब कि अगर बच्चा किसी खिलौने को देख लेगा तो उसे वही वाला खिलौना चाहिए, दूसरा वाला नहीं। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया, वस्तु अस्थायित्व, ये किस में होता है, संवेदी गामक में होता है। एज क्या है, 0 to 2 ईयर है, इंग्लिश में बोला जाता है सेंसरी मोटर। नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेज है, ये क्या है, सेकेंड स्टेज इन्होंने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक, शॉर्टकट में मैं लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। और इसे इंग्लिश में बोला जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट नहीं, प्री कंक्रीट ऑपरेशनल मोड को बोला जाता है, प्री ऑपरेशनल बोला जाता है इसे। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इन्होंने बताई क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें चिन्ह का ज्ञान हो जाता है, केवल पहचानना सीखते हैं। इस डिफरेंस को समझिएगा। अभी वो जो साइन है इसको क्या कर रहे हैं, इसको बस पहचान पा रहे हैं कि हाँ ये ए है, ये बी है, बस पहचान पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पाएंगे। चिन्ह, संकेत, और साथ में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है जीववाद। जीववाद क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है जीववाद, जिसे इंग्लिश में एनिमिज्म बोला जाता है। जीववाद का मतलब वो ये होता है कि ये निर्जीव चीज़ों को सजीव समझ लेते हैं। जैसे कि दरवाजे से चोट लगी तो अगर दरवाजे को कोई बड़ा आके मार दिया तो वो सोचते हैं कि हाँ ये जो दरवाजे को चोट लग गई, फिर वो रोना बंद कर देते हैं। तो ये जीववाद वाली चीज़ें इसमें होती हैं। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट है अहम केंद्रिता, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक वाला भी यही है। एज क्या होती है, ये चारों टर्म याद रखिएगा। एज होता है 2 से 7। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इतनी चीज़ें अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड देखते हैं, जो थर्ड स्टेज इन्होंने बताई, ये बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक का मतलब ये है कंक्रीट ऑपरेशनल बोला जाता है।
कंक्रीट ऑपरेशनल। इसमें इन्होंने बताया कि इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन से गुण होते हैं। एक तो संरक्षण का गुण आ जाता है, संरक्षण का। दूसरा इनको संबंध निकालना आ जाता है, रिलेशन। और तीसरा इसमें वर्गीकरण आता है, वर्गीकरण। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, संरक्षण, कंजर्वेशन, संबंध और वर्गीकरण। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं इस जीन पियाजे वाले में बहुत डिटेल में पढ़ाई हुआ, उसे देख लीजिएगा। 2 ग्लास का वाटर है, अगर इसमें इसके इस स्टेज के पहले अगर आप इस ग्लास का वाटर इसमें फिल कर देते थे तो अगर ये ग्लास थोड़ा सा बड़ा है तो बच्चा देख के कहता था कि ये इसमें ज़्यादा पानी है। लेकिन अब बच्चे को इस चीज़ का नॉलेज हो गया है कि इसी ग्लास का तो वाटर इसमें है, तो वो बोलेगा नहीं ज़्यादा नहीं है, सेम है। तो ये संरक्षण का गुण, जिसमें द्रव्यमान है, भार है, इन सब सारी चीज़ों का मतलब आ जाता है, ज्ञान हो जाता है। और फोर्थ एंड लास्ट स्टेज है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका कई नाम है, औपचारिक भी बोला जाता है और अमूर्त भी बोला जाता है, कहीं कहीं अमूर्त। अमूर्त जानेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। औपचारिक, अमूर्त और इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो लास्ट में हर किसी को विवेक आ ही जाता है, ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए, विवेक की अवस्था है ये। और दूसरा है ये दूसरा और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, अमूर्त चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। अमूर्त का मतलब जो आंखों के सामने दिखे नहीं, मतलब कि कल्पना वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा हो जाती है। साथ में मैं जो बोली थी कि चिन्ह और संकेत याद रखिएगा, प्री ऑपरेशनल में जो था, यहाँ पे वहाँ पे क्या था, पहचानने वाला काम हो रहा था। अब यहाँ पे यूज़ करने वाला उन चीज़ों को यूज़ कर पाएगा। अब हम चलिए देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो एक बार वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करना। अब पहचानना नहीं दे रहा है यहाँ पे, यही चीज़ें मैं बोलती हूँ हमेशा कि आपको ध्यान में रखना है कि कैसे टफ बन रहा है। वहाँ पे देखिए बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, जिसको बच्चे अगर समझ के नहीं जाएंगे तो वो एग्जामिनेशन हॉल में ऑब्वियस सी बात है गलती करेंगे। यहाँ पे देखिए चिन्हों को प्रयोग करने की दे दिया, मतलब किस स्टेज में आएगा, अभी जस्ट जो पढ़ाई हूँ औपचारिक में, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। औपचारिक तो इसमें भी है, लास्ट में यहाँ पे संरक्षण वगैरह दे दिया गया। हम देखते हैं दोनों में से कौन सा सही होगा। इसके चिन्हों को प्रयोग कर रहा है, इसकी क्षमता आ जा रही है। साथ में अक्षर यक्स को अज्ञात अंक मानने के लिए, अगर कोई अज्ञात अंक मान के एक्स वाई जेड ये सब सारी चीज़ें लगा रहा है तो ये अज्ञात किस में ज़्यादातर माना जाता है, मैथ में माना जाता है। मैथ में भी यक्स किस में आ जाएगा, अलजेब्रा में आ जाएगा, बीजगणित में। और ये यूज़ किस में होता है, कैलकुलेशन में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। हम पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ तक पढ़े, अंक मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही विकसित होगी। ये विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। क्या इससे सीखा जाता है, एक्स वाई जेड से, बीजगणित और कैलकुलेशन सीखा जाता है, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्सन रीजन से पूछा गया है। यहाँ पे क्या है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। अगर कोई रियल लाइफ से कनेक्ट करा के अधिगम करवा रहा है तो जो मल्टीपल वे मिलते हैं सीखने के, बिल्कुल सही है। रियल लाइफ से कनेक्ट करवा रहे हैं तो कई तरीके आएंगे ना, तो ऑप्शन सही है ये। फिर है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। जब मैं डेवलपमेंट पढ़ा रही थी तो मैं क्या बोली थी कि डेवलपमेंट होता क्या है। यहाँ पे देखिए, डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। क्या डेवलपमेंट ऑर्डर में चलता है कि नहीं, तभी तो बोला जाता है कि विकास जो है ये क्या है, सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है मतलब कि कॉन्टिन्यूअस, एक तो चलता रहता है। दूसरा क्या बोला जाता है कि ये क्रमिक भी है। विकास क्या होता है, क्रमिक होता है, मतलब कि ऑर्डरली होता है, सिक्वेंशियल होता है। एज एग्जाम्पल आप देखिए, ना बिलीव हो रहा हो तो, कोई बच्चा हुआ, ये कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं का भी बच्चा हो, पैदा हुआ तो वो पहले इन्फेंसी स्टेज में आएगा, हर दुनिया का हर एक बच्चा। फिर वो चाइल्डहुड वाले स्टेज में आएगा, फिर वो एडोलेसेंस वाले एज में आएगा। तो क्या क्रम नहीं फॉलो हो रहा है। कोई बच्चा एडोलेसेंस थोड़ी पैदा होगा, इन्फेंसी ही तो होगा। तो यही है, विकास क्या, डेवलपमेंट क्रमिक होता है। एक और चीज़ जान लीजिए, जो विकास होता है ये सतत तो होता ही है, ये पूरी ज़िंदगी टिल डेथ चलता रहता है। और वहीं जो वृद्धि होती है, डिफरेंस पूछा जाता है, जो वृद्धि होती है ये क्या है, लंबाई आपका बढ़ना, आप बढ़ गए, लंबाई बढ़ गई, अब रुकी कि नहीं, रुक गई है ना, तो वो वृद्धि है। मतलब लंबाई बढ़ना, जैसे लंबाई में ग्रोथ होना, ये वृद्धि थी। तो ये क्या, 21-22, लड़कियों को 18 दिया जाता है, तो इसी एज तक बस वृद्धि होगी, बाकी इसके बाद वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास टिल डेथ, आखिरी समय तक विकास चलता रहता है, क्योंकि विकास में क्या शामिल हो जाता है, लर्निंग। तभी तो सब लोग बोलते हैं कि सीखने का कोई एज नहीं होता, सीखना, लर्निंग जो है वो पूरी लाइफ चलता रहता है।
तो इसीलिए विकास क्योंकि एक लर्निंग का ही फॉर्म है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका संबंध इससे है नहीं। इसमें सीखने सिखाने की बात हो रही है, इसमें विकास की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? दोनों सही तो हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 4 है ना। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, आपको कभी कभी ये वाला जो ऑप्शन है और ये वाला ऐसी भी गलतियां बच्चे करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी गलतियां कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि जल्दबाजी में रहेंगे, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में कि टाइम बच जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन छूट रहे होंगे, तो उस प्रेशर में क्या होगा, आप ये जो नहीं वर्ड है ये नहीं देख पाएंगे। क्योंकि जनरली जो ये वाला ऑप्शन होता है ये यहाँ होता है। ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है, ये यहाँ होता है जनरली, आप देखे होंगे। लेकिन ये देखिए इसमें एग्जामिनर ने कितनी चालाकी की है कि ये नहीं वाला ऑप्शन पहले ही दे दिया। आप देखेंगे जैसे ए आर दोनों सही है, आपको लगेगा बस इसके आगे यही होगा कि ए आर की व्याख्या करता है, आप लगा देंगे। कभी ऐसे मत करिएगा, देखिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे हमसे ज़्यादा चालाक हो रहे हैं इस टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन? कौन सा ऐसा है इसमें से टर्म जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एक शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन वही होता है जिसमें बच्चे का हर मल्टी डायमेंशनल में प्रोग्रेस हो, बच्चे का विकास हो हर आयाम में। तो हम देखते हैं उस टाइम पे टीचर को क्या करना चाहिए। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री, जहाँ पे आपको वैरायटी दिख जाए, किसमें? टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, टीचिंग प्रोसेस में, तो वहाँ पे वो ऑप्शन सही होता है। अपॉर्चुनिटी दिख जाए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करना। एक चीज़ और देखिए आप, इसलिए मैं कहती हूँ PYQ टीचर के साथ क्या करिए, कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इससे, जो आप खुद से नहीं सीख पाएंगे। जो टर्म आप खुद से छोड़ के चले जाएंगे PYQ करते टाइम, वो टर्म टीचर आपको बताएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आलम्बन, अगर आप ऐसे कभी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको ऐसे वर्ड नहीं समझ में आ रहा है कि आलम्बन क्या है, तुरंत आपको कितनी भी इंग्लिश नहीं आती, आप तुरंत जाइए इंग्लिश पे, आप एटलीस्ट जोड़ के तो पढ़ लेंगे। इसका फोल्डिंग आपको दिख रहा होगा, इसका फोल्डिंग वर्ड से अब आपको तुरंत पता चल गया होगा कि इसका फोल्डिंग है क्या, क्योंकि ये बहुत फेमस है। ये किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था इसका फोल्डिंग। पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, देख रहे होंगे आप कैसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको आपका हर यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की है, इसका फोल्डिंग ने वाइगोत्स्की ने दिया। अब ये बोल रहा है कि टीचर को इसका फोल्डिंग देना चाहिए। इसका फोल्डिंग अगर कोई साइंटिस्ट कोई चीज़ बता रहा है तो वो क्या हम लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, भले वो ख़राब चीज़ हो। साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया और लोगों के द्वारा माना गया, ये सारी चीज़ें हम पॉजिटिव वे में ही लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आप इसका फोल्डिंग है क्या, किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया, ये टर्म जान चुके हैं। साथ में आप देख लीजिए इसका फोल्डिंग है क्या। कोई बच्चा था, वो 2 + 3 = 5 इतना तो कर पा रहा था, लेकिन एक दिन टीचर ने सोचा कि अब इसे हमें थोड़ा सा आगे ले जाना चाहिए। तो उस टीचर ने क्या किया, 2 + 3 ये तो दिया ही, साथ में × 2 दे दिया। अब बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने देखा ये तो हमेशा की तरह है, ये इतना बच्चे ने सॉल्व कर लिया, लेकिन ये इतना उसे समझ में नहीं आया कि ये इतना वो कैसे सॉल्व करे। तो ये इतना तो उसे आ रहा था, 5 कर दिया, × 2 कर दिया, लेकिन ये आगे इसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। 5 × 2 जैसे ही थोड़ा सा करता वो 10 आंसर पा जाता। तो 90 यहाँ तक का वो काम तो कर चुका था 90%, लेकिन वो 10% का वो काम नहीं कर पा रहा था। फिर टीचर आए और बोले कि मैं आपको बताता हूँ कि ये करना कैसे है। टीचर ने मल्टीप्लिकेशन बच्चे को सिखाया, थोड़ा सा क्या किया, टीचर ने थोड़ा सा हेल्प कर दिया, टीचर ने हेल्प किया थोड़ा सा, फिर बच्चे ने निकाल दिया 10 आंसर। अब यही हेल्प क्या कहलाएगा? हेल्प कितना टीचर ने किया? 10% किया, 90% तो बच्चा कर ही ले रहा था। तो थोड़ा सा हेल्प करना ही यही इसका फोल्डिंग कहलाया। मतलब कि जो बच्चा खुद से काम नहीं कर पा रहा था, अगर कोई बड़ा आके, कोई उससे ज़्यादा जानकार आके थोड़ा सा हेल्प करा दे, तो वही इसका फोल्डिंग होता है। इसे हिंदी में और नाम जान लीजिए, जैसे यहाँ आलम्बन यूज़ किया गया था, पाड़ बोला जाता है और बोला जाता है ढांचा। ओके, मतलब वो कुछ चीज़ें तो 90% चीज़ें कर पा रहा था, बस थोड़ा सा हेल्प कर दिए, कर लिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 6 है, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन? जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है उसकी विशेषताएं इसमें से क्या है? क्या ये लीनियर है? लीनियर क्या मल्टी डायमेंशनल होता है? नहीं, जो रेखा है वो मल्टी डायमेंशनल थोड़ी ना होता है, ये गलत है। फिर है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। जो सोशलाइजेशन होता है मल्टी डायमेंशनल होता है। क्या सोशलाइजेशन
किसी एक एरिया में होता नहीं, कई एरिया में होता है। तो ये सही है, सी वाला सही है। एक जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर डी वाला भी सही है, विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, क्योंकि इसमें कल्चर जो है ये इसका भी रोल होता है। बी सी डी किस में है? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, बी सी एंड डी। बहुत पेशेंस के साथ आप एग्जाम में किया करिए आंसर, धीरे धीरे पढ़ के पेशेंस के साथ एक एक वर्ड का आंसर निकालते हुए सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे, यकीन मानिए इस बात का। सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, बी सी डी सारे सही होंगे, क्योंकि घबराना नहीं है। आधा बच्चे तो वहाँ पे घबरा के वर्ड को देख के क्रिटिकल वर्ड नहीं समझ पाते हैं क्या करना है, लेकिन पेशेंस के साथ करते जाएंगे, एक एक वर्ड पढ़ते जाइए, समझते जाइए, करते जाइए, सारे आंसर निकलेंगे आपके। बी सी डी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि कल्चर जो होता है ये भी प्रभावित करता है। किस प्रकार से? देखिए, अगर इंडिया का बच्चा होगा तो इंडिया के वो जो त्यौहार वगैरह होंगे वो मनाएगा, विदेश का होगा तो विदेशी होगा, विदेश की मतलब नियम कानून को फॉलो करेगा, तो यही कल्चर इम्पॉर्टेंट रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पलीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम? जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, क्या इसमें से उदाहरण नहीं है, इसमें से एग्जाम्पल क्या नहीं है इसका? समावेशी कक्षा का उचित समावेशन का पालन करना। समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है ये क्या होता है? एक कोई क्लासरूम है, इसमें इंटेलिजेंट बच्चा है, वीक बच्चा है, जो थोड़ा सा चंचल है वो भी है, मतलब एक्स वाई जेड ए टू जेड जिसे बोला जाता है, सारे स्टूडेंट अलग अलग प्रकार के हैं। वही इन सारे स्टूडेंट को एक साथ टीचिंग देना, पढ़ाना, यही इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा कहलाता है। अब इसमें क्या होगा, जब इतने प्रकार के बच्चे यहाँ पे भरे हुए हैं क्लासरूम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो इंस्ट्रक्शन देना होगा, निर्देश जिसे बोला जाता है, तो क्या करना होगा, अलग अलग देना होगा निर्देश भी। टीचिंग मेथड जो होगा वो भी अलग अलग होगा, साथ में जो होता नहीं है व्यू आपके होंगे, दृष्टिकोण होंगे, वो भी अलग अलग होंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे, अलग अलग टीचिंग मटेरियल होंगे, अलग अलग टीचिंग वे होंगे, क्योंकि हर बच्चा अलग है। और आपको पता होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता, ये इसमें क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की नीड अलग है, हर बच्चे का नेचर अलग है, हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग है। तो हमें एक किसी तरीके से हमारे बच्चे को नहीं सिखा सकते, क्योंकि सबकी आवश्यकताएँ, सबकी नीड अलग अलग है। एज एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा है ए, कोई बच्चा है बी, इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, इसको एडिशन नहीं आता, तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, इसको आप एडिशन सिखाएंगे, तो अलग अलग होना चाहिए कि नहीं? अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग निर्देश देंगे, अलग अलग तरीके बताएंगे, अलग अलग चीज़ें बताएंगे, तो यही है। अब देखते हैं क्या उदाहरण इसमें से नहीं है। उचित समावेशन उचित तभी होगा जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग में सारे अलग अलग होंगे। रीजनेबल एकोमोडेशन, ऑप्शन फर्स्ट वाला ये तो सही है, यहाँ पे नहीं है, जो लगाना है वो करना है। विभेदित निर्देशन, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को ऑफर करना, सही है। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, इनकरेज कॉम्पिटिटिव, ये जो कंपटीशन की बात बोली गई है यहाँ पे, प्रतिस्पर्धा जिसे बोला था, कंपटीशन, क्या बच्चों में आप कंपटीशन करवाएंगे? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत होता है। अगर बच्चे कहीं एक दूसरे से जेलस फील करने लगे तो पता नहीं क्या करेंगे वो, इसलिए कभी भी प्रतिस्पर्धा वाली चीज़ों पे प्रमोट नहीं करना है। नेक्स्ट है विविध दृष्टिकोण का, जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है इनको भी ऐड करना होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला भी सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि जो कंपटीशन वाली चीज़ें हैं उसे हम प्रमोट नहीं कर सकते, थर्ड वाला सही होगा। नेक्स्ट, कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता, ये बोला जा रहा है कि कोई भी एक निश्चित डेफिनेट जो है टाइम नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, कोई निश्चित क्षण होता है। क्या बताया जाता है कि हाँ 9 बजे ये बाल्यावस्था में प्रवेश करेंगे, ऐसा बोला जाता है? नहीं, गलत है ये, बिल्कुल ये सही बोला जा रहा है। कोई निश्चित, कोई डिफाइनेबल जो है टाइम नहीं होता, डिफाइनेबल जो मोमेंट है वो नहीं होता। किसके लिए? कि कोई बच्चा किस अवस्था में एंटर कर रहा है, तो ये सही है बिल्कुल। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, अभी बोली हूँ कॉन्टिन्यूअस होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात हो रही है, यहाँ पे डेफिनेट मोमेंट की बात हो रही है, वो भी इंटर करने के लिए एडोलेसेंस और मिडिल चाइल्डहुड वाले एज में। तो यहाँ पे सही कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। हम देखते हैं यहाँ पे ए की आर सही व्याख्या करता है, आर जो है ये व्याख्या कर रहा है ए की, बिल्कुल सही है, आर ए की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि ये जो कॉन्टिन्यूअस है ये चलता ही रहता है विकास, तो कोई निश्चित क्षण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर
फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो चीज़ कॉन्टिन्यूअस है उसके लिए एक निश्चित मूवमेंट कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है यहाँ पे, इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ। जो बच्चे होते हैं इसमें कौन सी ऐसी अवस्था होगी कि बच्चों का जो तर्क होगा वो क्या होगा, कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमेगा। जो कानून की नैतिकता होगी उसके इर्द गिर्द, मतलब नैतिक होगा कानून रूप से। तो कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल मोरलिटी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, कन्वेंशनल मोरलिटी। अब हम देखते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्थाएं क्या क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, फिर इसको समझते हैं। जगह कहाँ है, यहाँ है। ये आपका जो कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया, इसको इन्होंने पहले क्या किया, पहले 3 लेवल बताए, 3 लेवल में, फिर हर लेवल में 2-2, हर लेवल में 2-2, हर लेवल में 2, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए, 6 स्टेजेस। और इन्होंने क्या बताया, 3 लेवल। पहले तो ये जानिए, 3 लेवल बताए, 6 स्टेजेस बताए। अब हर लेवल में 2 स्टेजेस। पहला इन्होंने क्या, हम वही जीन पियाजे की तरह पहले सीखेंगे क्योंकि अगर यहाँ पर जगह की कमी है। इन्होंने जो फर्स्ट लेवल बताया उसका नाम दिया इन्होंने प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्या बोला, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसे हिंदी में बोला जाता है पूर्व परंपरागत। अब हम देखते हैं इसमें इन्होंने क्या बताया। इसमें इन्होंने 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई कि ये कौन सी स्टेज है। इसमें इन्होंने पहला बोला कि आज्ञा एवं दंड, बच्चे जो कुछ करते हैं पहली वाले एकदम स्टेज में आज्ञा एवं दंड की वजह से करते हैं। और दूसरा इन्होंने बताया कि ईगो सेंट्रिक एज होता है, ये ईगो सेंट्रिक होता है। ईगो सेंट्रिक का मतलब होता है अहम केंद्रिता, अहंकार की अवस्था बोलते हैं। तो वो वाला अहंकार मत लगाइएगा क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इसमें बस वो सबका अटेंशन चाहते हैं, इसीलिए ईगो सेंट्रिक बोला गया। पहला स्टेज हो गया। अब सेकेंड स्टेज में हम देखते हैं, जो सेकेंड स्टेज है इसे बोला जाता है, जो आपका आंसर था अभी, कन्वेंशनल स्टेज। क्या है, कन्वेंशनल स्टेज, जिसे परंपरागत अवस्था बोलते हैं, परंपरागत अवस्था या कन्वेंशनल स्टेज, इंग्लिश में कन्वेंशनल बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या बोले हैं इन्होंने। इसमें इन्होंने बोला है कि इसमें भी 2 होंगे, क्योंकि मैं बोली हूँ हर लेवल में 2 है। इसमें क्या बोले, पहला बोलें कि प्रशंसा की अवस्था है, ये प्रशंसा, बच्चे जो कुछ करते हैं दूसरों से अप्रिसिएशन के लिए करते हैं, प्रशंसा के लिए। और फिर इन्होंने बोला कि ये फोर्थ वाला जो है, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। फोर्थ वाला इन्होंने बोला समाज के प्रति क्या होता है, इन्हें सम्मान होता है, समाज का सम्मान करते हैं ये, इस वजह से समाज के नियमों कानूनों को फॉलो करते हैं। अभी तक तो फॉलो कर रहे थे, अब वो इंटर कर गए किस स्टेज में, थर्ड एंड लास्ट वाले स्टेज में, जिसे दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बोला जा रहा है। थर्ड स्टेज आ गया इनका, अब क्रिटिकल वाला स्टेज। इसमें क्या इन्होंने बोला, इसका नाम दिया थर्ड वाले स्टेज का पोस्ट कन्वेंशनल, और हिंदी में बोला गया कि पश्च परंपरागत। वर्ड पे ध्यान रखिएगा क्योंकि जगह नहीं पूरा शब्द यहाँ पे लिखा जाए। यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो है 5th है, आ गया 6 आ गया। 5th वाले में बोला कि समाज के अब नियमों को फॉलो करते हैं, सामाजिक समझौते वाली एज है, क्योंकि वो समझौता कर रहे हैं। उन्हें जो नियम कानून और जो बंदिशें हैं वो अच्छी नहीं लग रही हैं, वो किशोर अवस्था में जा चुके हैं, फ्री चाहते हैं खुद को। और फिर लास्ट वाला जो स्टेज है, विवेक की अवस्था। विवेक सबको आ ही जाता है, मैं विवेक नहीं होगा, विवेक की अवस्था, क्योंकि आपको पता होगा कि हर गलतियां करने के बाद लास्ट में जो भी स्टेज होते हैं सबको विवेक आ ही जाता है। इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा, लास्ट स्टेज है, विवेक तो आएगा ही। ऑप्शन वो ये 6 वाला हो गया, ये 5th वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन वाला यही है। क्वेश्चन आपका कन्वेंशनल स्टेज आ जाएगा, जिसमें पारंपरिक नैतिकता, जिसमें मैं बोली थी कि समाज को नियमों को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उसके प्रति सम्मान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेट। ये वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। वाइगोत्स्की के हिसाब से देना आंसर, ना कि संज्ञानात्मक विकास के जो मेन है पियाजे उनके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया साइंटिस्ट का नाम। आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, बिल्कुल सही, आलम्बन यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, जिसे इसका फोल्डिंग बोलते हैं। इसका फोल्डिंग के माध्यम से गाइड करना, सपोर्ट करना स्टूडेंट्स के लर्निंग का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ मैं।
अब फिर है टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप एंड बायस। जो रूढ़िवादिता होते हैं और पूर्वाग्रह होते हैं, इन पर क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए शिक्षकों को निरंतर। बिल्कुल सही है। इनको बच्चों के अंदर ऐसा ना हो कि इनको लेके कोई निगेटिविटी आ जाए। रूढ़िवादिता क्या होता है, रूढ़िवादिता वो होता है जिसमें ये बोला जाता है कि लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियाँ खराब, लड़कियाँ मतलब कमज़ोर होती हैं, लड़के मैथ ज़्यादा कर पाते हैं, लड़कियाँ मैथ नहीं। तो सोच में क्या हो, लड़के लड़की में डिफरेंस समझा जाए, वो भी निगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में नहीं, निगेटिव वे में। तो ये स्टीरियोटाइप होगा, पूर्वाग्रह हो गया, इस पर क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। जो सांस्कृतिक रूप से यही बोला जा रहा है कि शिक्षक क्या हो, शिक्षक को चिंतनशील होना चाहिए, उसे सोचते रहना चाहिए क्या है ये सही है या गलत है, क्या हमें करना है। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि चिंतनशील होने का, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि चिंतन करिए, तो सही है। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों सही है। AR की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट। एडोलेसेंस के पर्सपेक्टिव में कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। अब हम देखते हैं किशोरावस्था के बारे में यहाँ पे क्या सही नहीं है। पहला है, किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। बिल्कुल सही है। इसमें यही बोला जाता है कि जो लड़के और लड़कियां होती हैं वो अपोजिट सेक्स के प्रति क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, तो ये इससे रिलेट करता ही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला तो सही है, तो ये गलत नहीं वाला पूछा गया, क्या सही नहीं है। किशोरावस्था बचपन और वयस्क के बीच विकासात्मक, हाँ, जो यही बोला जाता है कि जो संवेग होता है, इमोशन होता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ इस चीज़ को, जो बच्चे का इमोशन होता है किशोरावस्था में, जब लास्ट वाले स्टेज में पहुँचता है एडोलेसेंस वाले में, वो उस टाइम पे मतलब कि जब भी आपको समानता देखने को मिले तो आपको देखने को मिलेगा एडोलेसेंस और इन्फेंसी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें भी इमोशनल हो जाते हैं। ये दोनों जो एज होता है इसमें समानता होती है। बड़े बच्चे जो छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल हो जाते हैं, तभी बोला जाता है कि बहुत ये वैसा वाला एज चलता है। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं बहुत संभाल के पालन पोषण बच्चों का करना चाहिए, ना ज़्यादा सख्ती और ना ही ज़्यादा नरमी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा है, इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा होगा आपको। फिर है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इनके अनुभव करते हैं। क्या अलग अलग जो संस्कृति के अलग अलग कल्चर के बच्चे होंगे वो एक मतलब सिमिलर मैनर में प्रवेश करेंगे, क्या उनके जो तरीके होंगे, उनके जो गुण होंगे, अवगुण होंगे, सेम होंगे। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये सेम नहीं होगा, ये गलत है। हर कल्चर का बच्चा अलग अलग होगा, तो 3 वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना तो है ही, तो यहाँ पे 3 वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कैरोल गिलियन, ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ये PYQ का रिपीटेड क्वेश्चन है, आप खुद देखिए, इसीलिए PYQ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कैरोल जो गिलियन है, इनकी आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। ये फेमिनिस्ट कहते हैं कि जो कोहलबर्ग हैं ये इनकी सिद्धांत का, इनका जो थ्योरी है इसकी बुराई करते हैं। किसके बेस पर, फेमिनिस्ट के बेस पर। अब जहाँ पे भी आपको नारीवाद दिखे वहाँ पर आप आंसर लगा सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे फेमिनिस्ट दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला ही सही हो जाएगा। ये कहते हैं नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण से कोहलबर्ग की बुराई करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको स्कूल से भावनात्मक लगाव है। वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। बिल्कुल सही है। हर बच्चे को अपनी होता नहीं है, अपना एक प्लेस होना चाहिए, हर बच्चे को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बच्चा तभी तो स्पेशल खुद को फील करेगा। इमोशनल अटैचमेंट टीचर का होना चाहिए। हर बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो एकदम बेफालतू का है, ये बहुत निगेटिव इफेक्ट डालता है बच्चे पे। फिर देखते हैं, इमोशन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। 4 वाला सही हो जाएगा, दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग, इस चीज़ को आप कब फील कर सकते हैं। आगे इस चीज़ का आंसर देने के लिए आप खुद को बच्चा समझ के फील कर सकते हैं। खुद आप फील करिए, जब आप 5th में थे, जब आप 6 में थे, थोड़ा सा टीचर अगर बोल देते थे कितना स्पेशल, कितना अच्छा लगता था। तो यही होता है, जब टीचर थोड़ा सा अटेंशन देते हैं किसी बच्चे के प्रति, बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि बच्चे बहुत नादान, बहुत छोटे होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियोरी। यहाँ पे संरचनावादी जो अधिगम सिद्धांत है, इसका मूल सिद्धांत क्या होता है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे इसका मूल सिद्धांत क्या होता है। अधिगम तब होता है जब बच्चों को
शिक्षकों से सही उत्तर, कभी भी सही उत्तर, गलत उत्तर, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, ये गलत है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे संरचनावादी यही है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट दियर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद दियर एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। वो एक्टिव रह के एनवायरनमेंट में खुद के ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है, जो सुजाता है वो पार्टिसिपेट इसलिए डांस कंपटीशन में क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। क्यों कर रही है वो? विनिंग द प्राइज, कैश, जो प्राइज़ में कैश मिल रहा है उसी को विनिंग करने के लिए वो भाग ले रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। ये क्या होता है? ये आउटर जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है यही होगा, बाहरी रूप से अभी भी रहना, अंदर रूप से उसका इंटरेस्ट नहीं है, बस वो पैसे पाने के लिए कर रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। बाहरी प्रेरणा ये निगेटिव होता है, बच्चे के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि बच्चे को इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक शैक्षिक रणनीति होगी? अब हम देखते हैं शैक्षिक रणनीति इसमें से कौन सी गतिविधि है जो होगी। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली, मैं बोली हूँ कि उत्तर प्रश्न करवाना ये सब निगेटिव होता है। फिर दीपक उद्दीपक अनुक्रिया के विधि सीखने को कहें, केवल सिंगल एक मेथड सीखने से कोई हो जाएगा सार्थक अधिगम? सार्थक तो अधिगम तब होगा जब बच्चा हर एक्टिविटी करे, सीखे भी, समझे भी, लिखे भी, पढ़े भी, एक्टिविटी सब कुछ करे। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने को दो, निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो इन्वेंशन वाली चीज़ें हैं, शोध वाली चीज़ें हैं, वो पॉजिटिव होंगी। याद करना, रोट लर्निंग, तो मेमोराइज करना ये निगेटिव होता है। थर्ड वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक तरीका और मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया क्या कहा जा रहा है तो रिपीट करके बार बार मत पढ़िए। एक बार आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, एक बार ऑप्शन देखेंगे आपको क्वेश्चन भले ही समझ में नहीं आएगा, आप जब ऑप्शन को देखेंगे खुद ही आप देखेंगे। अब आप मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, अब आपको एलिमिनेट करने पड़ जाइए। ये याद करना आप ऐसे काट दिए। प्रश्न उत्तर वाली मैं चीज़ें बोल दी हूँ कि नहीं करवानी है, गलत है ये। फिर है उद्दीपक अनुक्रिया, कहीं अगर एक चीज़ पे फोकस किया जा रहा है तो उससे बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा, मल्टी डायमेंशन में होना चाहिए, ये भी गलत। अब आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? थर्ड ऑप्शन अपने आप निकल गया। ये भी तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जो क्लासरूम में होता है, जो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस हो, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हो। और जो फॉर्मेटिव होता है ये पॉजिटिव भी बच्चे के लिए माना जाता है। जो समेटिव होता है, समेटिव एक दिन मैं ट्रिक भी बताई थी कि सारे नॉलेज का आप सम कर लिए, मतलब कि पूरे साल भर का नॉलेज इकट्ठा कर लिए, ट्रिक बताई थी। फिर असेसमेंट हो रहा, मतलब कि आपका ईयरली एग्जाम लास्ट में असेसमेंट हो। ये सीखने के लिए नहीं होता है, ये सीखने का होता है, इसमें सीखने का मूल्यांकन जिसे बोला जाता है। और जो फॉर्मेटिव होता है सीखने के लिए होता है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन है आपका रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो, इसका पोर्टफोलियो एक तो एग्जाम्पल है। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है, अगर इसमें ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसका एग्जाम्पल है, तो एक पोर्टफोलियो होता है, एक होता है पेपर पेंसिल टेस्ट, ये भी होता है। क्लासरूम में अक्सर देखिए टीचर करवा लेते हैं टेस्ट, तो ये दोनों एग्जाम्पल है इसके। ये प्रभावी है क्यों? पोर्टफोलियो एक प्रभावी है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। फिर है नेक्स्ट देखते हैं, ये छात्रों को शामिल करेंगे ही। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में, प्रगति जो होती है, प्रोग्रेस है, उसके में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी सही है। एक अंतर्दृष्टि होगी, इंसाइट है, ये भी प्रदान करेंगे। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की, जहाँ पे भी आपको उत्पाद की बात की जाए, प्रोडक्ट की, प्रोसेस अच्छा होता है, प्रोडक्ट नहीं, गलत होता है ये। फिर है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, बिल्कुल सही है। ये जो होता है एविडेंस, सॉलिड एविडेंस पेश करेंगे। ABD ऑप्शन सही हो जाएगा, A, B and D। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। प्रोडक्ट गलत होता है, प्रोसेस सही होता है। बोला जाता है अधिगम एक प्रक्रिया है ना कि उत्पाद, तो वो फिर बोल दिया जाता है कि स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स, तो आप क्या लगाएंगे? ट्रू है, फॉल्स नहीं है, क्योंकि अधिगम जो है वो क्या है? ये एक प्रोसेस ही तो है। क्या उत्पाद है? ये प्रोडक्ट है, उत्पाद नहीं। उत्पाद वर्ड निगेटिव टैग वर्ड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स ए टीचर शुड बी,
एक होता नहीं इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, इसको संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब कि इंडिविजुअल जो डिफरेंस टॉपिक है इसके बारे में बच्चों को अवेयर कराना है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसमें बच्चों को इसमें क्या करना चाहिए, टीचर को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, कहीं भी किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करने की बात हो तो वो गलत होता है। फिर है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ओबियस सी बात है, मैं हमेशा बोली हूँ कि इन सारी चीज़ों को रिसोर्सेज के रूप में, संसाधन के रूप में मानना चाहिए, विविधता के रूप में मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, जहाँ पे विविधता दिखे, रिसोर्सेज दिखे, जैसे हिंदी में संसाधन बोला जाता है, और आपको होता नहीं अपॉर्चुनिटी दिखे, वो सारे ऑप्शंस पॉजिटिव होते हैं, उनको आप आंसर लगा सकते हैं, क्वेश्चन ना समझ में आए तब भी। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं, ज़रूरी नहीं सारे क्वेश्चन के आपके सेंटेंस समझ में आए ही। ये नहीं है कि सेंटेंस आपको इतना पढ़े नहीं समझ में आया तो इसको भी ना पढ़े, गलत है ये। इसको पढ़िए, हो सकता है इसमें एलिमिनेट करके आपको आ जाए, ये भले नहीं आ रहा है तो क्या। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की चिल्ड्रन जो बेनिफिट होता है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के साथ अंत्यक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र, समीप दूराभिमुख विकास, ये क्या हो, यही तो है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट, हिंदी में समीप दूराभिमुख विकास बोला जाता है। मतलब कि ये है कि बच्चे के विकास के पास में बिल्कुल है, इसी के टाइम पे इसका फोल्डिंग दिया जाता है, ये आप समझ लीजिए। विकास के एकदम करीब में है, थोड़ा सा हेल्प कर दिए, पूरा विकास हो गया। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। क्या करते हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किसके साथ अंत्यक्रिया करेंगे। अंत्यक्रिया का मतलब अंत्यक्रिया अनुभव से लाभ प्राप्त करेंगे। आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको लाभ कब मिलेगा, जब आप अपने से किसी ज़्यादा जानकार इंसान से बात करेंगे, अपने से ज़्यादा जानकार इंसान से बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अधिक जानकार, किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब हम आगे पढ़ते हैं, और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के क्या है, अंदर है कि बाहर है, अंदर है, ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर होगा तभी तो कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। इसी में तो इसका फोल्डिंग दिया जाता है। इसका फोल्डिंग कौन देगा, अभी मैं बोली थी कि अपने से कोई बड़ा, मतलब बड़ा का मतलब क्या है, नॉलेज में बड़ा, एज सेम हो सकता है लेकिन नॉलेज में बड़ा होना चाहिए वो, उसी से आपको लाभ मिलेगा, उसी से आप उसी के अंदर समीप दूराभिमुख जो विकास है वो हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय क्या करता है, सिर को अजीब तरीके से पकड़ता है, ये डिसेबिलिटी के लक्षण होते हैं। अजीबो गरीब एक्टिविटीज़ करना, आँखों को बार बार मूंदना, रगड़ना, लाल हो जाना, ये सारे किससे होंगे, दृश्य से होंगे, दृष्टि जिसे बोला जाता है। किसके लक्षण हो सकते हैं, दृष्टि से, ये तो बहुत ईजी था, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, विजुअल प्रॉब्लम है ये। फिर पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने को प्रोत्साहन मिलेगा। पाठ्य पुस्तक और मतलब जो जेंडर प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाएगा, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है तो इससे कौन सा क्या मतलब मिलेगा, इससे लाभ क्या होगा ऐसे क्वेश्चन करने का। तो हम देखते हैं, जेंडर स्थिरता को मजबूत बनाना, क्या जो जेंडर है उसको मजबूत बनाया जाएगा। फिर है जेंडर पहचान को मजबूत बनाना, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना, ये भी। फिर है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ये अगर ऐसे पूछा जा रहा है कि जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना हो रहा है या जेंडर क्या है, ऐसे सारी चीज़ें, तो यही तो है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चनिंग ही तो हो रहा है। क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या होता है, जो डिफरेंस करे लड़की और लड़कों में, निगेटिव वे में डिफरेंस करे। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है उसमें असेसमेंट क्या होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, समेटिव होना चाहिए, समेटिव नहीं होना चाहिए। समेटिव तो मैं बोली निगेटिव होता है, ये ईयरली एग्जाम होता है, इससे बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। नॉर्मेटिव, मानक संदर्भ में भी वही होता है, एक मानक बना लिया जाता है, बस उन्हीं चीज़ों का असेसमेंट होता है, तो ये भी गलत होता है। वस्तुनिष्ठ में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट कोई अच्छा टेस्ट नहीं माना जाता। तो डायनेमिक होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, टाइम पे उसे चेंज करते रहना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करना है, मतलब कि छात्रों को जो जानकारी है, छात्रों के पास जो नॉलेज है उसमें एनालाइज करना है। ये कौन सा होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, खुले अंत वाले प्रश्न, यही आंसर होंगे इसमें। जो टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है, विषय आप बता दिए कि मारना है विषय, कुछ भी बता दिए विषय, ये वन वर्ड में हुआ, गलत है ये, इसमें एनालाइज नहीं होगा।
फिर है टू किल ए मॉकिंग वर्ड। फिर है लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, इसमें बच्चों का जो विश्लेषण होगा उसकी जानकारी मिलेगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन। कैसे उपयोग करते हैं इसमें बच्चे अपने हिसाब से बताएंगे, कोई फिक्स आंसर नहीं होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, खुले अंत वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पे नायक कौन है बता देगा कि नायक राम प्रेमचंद है। उपन्यास का कथानक क्या है, कथानक का मतलब क्या होता है कि किस पर बेस्ड है ये बोला जाता है, वो बता देगा जिस पर बेस्ड होगा। तो यहाँ पे जिसमें बच्चे खुद के बारे में बताएं, खुद के एक्सपीरियंस बताएं, खुद के तरीके बताएं, खुद से आंसर दें, वो ऑप्शन सही होगा, जिसमें सेकंड मिलेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। यहाँ पे एडजसेंट रीजन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम कर देनी चाहिए। यही तो है कि बच्चा जैसे मान लीजिए कम सक्षम है तो उसे थोड़ा थोड़ा हेल्प करते रहिए, जैसे 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 बच्चा अधिक कर सकता है वैसे वैसे कम कर देनी चाहिए मदद। तो बिल्कुल ऑप्शन ये सही है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाला भी अगर नहीं दिख रहा होगा आपको तो देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है। क्वेश्चन 25 है। यहाँ पे जो टीचर है शुड गिव है, अब पहले देते रहे मोर एंड मोर, फिर लेस एंड लेस, पहले ज़्यादा से ज़्यादा बताते रहे, फिर जैसे जैसे बच्चा सीख जाए लेस एंड लेस बताते रहें। फिर है यहाँ पे इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाई IQ, बिल्कुल सही है। IQ के द्वारा क्या 100% ट्रू इसमें रिजल्ट आता है, नहीं आता। तो जो इंटेलिजेंस बुद्धि है वो एक्यूरेट तरीके से नहीं मापी जा सकती है, ये बोला जा रहा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें दोनों में आपको देख रहे हो ये रिलेवेंट है, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, बोथ A एंड R आर ट्रू, आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखिए हिंदी वाला, बुद्धि लब्धि को गणना को सटीक तरीके से नहीं मापा जा सकता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, महारत हासिल करना, महारत मतलब किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेना, इसका वर्णन इसमें से क्या करता है। किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारना, ये कब हो पाएगा, जब अपने कार्य, अपने कौशल, अपने स्किल्स को क्या करेंगे, सुधारेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसमें स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा इसमें वातावरण से प्राप्त जो जानकारी है उसमें अर्थ निर्माण करेगा, साथ में स्मृति, जहाँ पे भी अर्थ निर्माण हो और स्मृति वर्ड जुड़ जाए, स्मृति मतलब किसी चीज़ को मेमोरी में रखना, याद करना, तो ध्यान देने पे आ जाएगा, ये अटेंशन हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि स्मृति अटेंशन से रिलेटेड है। अर्थ आप तभी लगा पाएंगे, मैं बता रही हूँ, इसका अर्थ आप तभी समझ पाएंगे जब आप अटेंशन यहाँ पे लगाए रहेंगे, तो ध्यान, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है। ये भी एडजसेंट रीजन वाला है, इंक्लूसिव क्लासरूम से क्वेश्चन बना हुआ है। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों और शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक, यहाँ पे क्या है, समावेशी कक्षा में जो सीखने के लक्ष्य होते हैं, शैक्षिक रणनीति होती है इनका, आकलन, साथ साथ में अनुकूलन। आकलन क्या होता है, असेसमेंट करना, बच्चे क्या सीखे क्या नहीं सीखे इसको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, बिल्कुल सही है, असेसमेंट तो होना ही चाहिए। साथ में अनुकूलन, अनुकूलन का अर्थ क्या होता है, अनुकूलन का ये अर्थ होता है कि मान लीजिए कोई बच्चे, कई बच्चे होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, किसी बच्चे को कुछ आवश्यकता है तो उसके हिसाब से ढल जाना, यही अनुकूलन होता है, तो दोनों होना चाहिए। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन ये जो है आपका ए वाला सही है। अब देखते हैं हम फिर ये तो सही है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। क्या समावेशी शिक्षा सारे व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने में सक्सेस हो पाएगा, नहीं, गलत है ये, तो ए सही है, आर गलत है। सारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको समाप्त नहीं कर सकता ये, ऑप्शन नंबर ए सेकंड वाला सही हो जाएगा। ये तो सही है, ये सही नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, कौन सा क्वेश्चन है, 29। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया जो होता है ये पढ़ने से संबंधित विकार होता है। पढ़ने से संबंधित विकार किस में आएगा, न्यूरोलॉजिकल में आएगा, ये जो वर्ड है न्यूरोलॉजिकल, और साथ में ये सिंबल और साउंड में भी आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, ये पहले वाला क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करता है, साउंड ध्वनियों को, तो पढ़ने का डायरेक्ट रिलेशन ध्वनि से ही तो होता है, मैं पढ़ रही हूँ आप ध्वनि सुन रहे हैं ना, तो ये ध्वनियों और चिन्हों को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल होता है ये, अगर कोई पढ़ नहीं पा रहा है मतलब कि अक्षर को पहचान नहीं पा रहा है, ध्वनियों को, प्रतीकों को नहीं पहचान पा रहा है,
तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। और अगर ग्राफिया आ जाए, ग्राफिया डिस आगे जुड़ा रहेगा, डिस्ग्राफिया आ जाए तो ये किससे होगा, ये होगा लिखने से, ग्राफ पे लिखा जाता है लिखने से। वहीं अफेजिया आ जाए, अफेजिया ये किससे संबंधित होता है, ये भाषा से संबंधित होता है, भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कोई प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक है, छात्र के शैक्षणिक और आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर रहा है। जो बच्चे का शैक्षणिक वाला है, साथ में आत्म संप्रत्यय है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, इसको भी क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है एकेडमिक को, साथ में सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उसको भी प्रभावित कर रहा है। तो ये क्या इसमें से ऑप्शन होगा जो इसको प्रभावित कर रहा हो। पहला है छात्रों में स्वायत्ता पहल को दंडित करना, दंड देना गलत है। छात्रों में स्वायत्ता पहल को पुरस्कृत करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ये जो स्वायत्ता पहल है उसका जो खुद का कॉन्सेप्ट है, स्वायत्ता पहल यही होता है कि बच्चा खुद का कोई कॉन्सेप्ट बता रहा है, यही होता है स्वायत्ता। ये कौन से आत्म संप्रत्यय यही होता है, आत्म मतलब खुद का, संप्रत्यय मतलब कि कॉन्सेप्ट है। बच्चा खुद का जो कॉन्सेप्ट बताता है उसका क्या करना चाहिए, उसको हमें सम्मान करना चाहिए, उसमें उसको पुरस्कृत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। कम उम्मीदें रखना, क्यों कम उम्मीदें रखें, अगर हम टीचर हैं तो हमारी जिम्मेदारी है बच्चे को पढ़ाने की, तो हम उम्मीदें कम कैसे कर लें, कम अपेक्षाएं रखना ये भी गलत है। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। जो वंचित वर्ग वो बोला जाता है जिसमें मान लीजिए स्टूडेंट है, उसको आर्थिक रूप से कुछ चीज़ें ना मिल पाई हों, इमोशनल चीज़ें कम मिली हों, तो वो वंचित कहलाएगा। वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, अगर वंचित वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं उनका समावेशन करना है, उनको क्लासरूम में रखना है अच्छे से, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा इमोशनल रहना चाहिए, थोड़ा उनके प्रति क्या अवेयरनेस भी लानी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विविध परंपराओं के प्रति जागरूक भी होना चाहिए, साथ में संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे वंचित वर्ग के हैं, तो उन्हें क्या हो जाएगा, संवेदनशीलता को बढ़ाना और साथ में विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अवेयरनेस एंड जो सेंसिटाइजेशन है टुवर्ड डाइवर्सिटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन क्लासरूम। जो उपयोगी प्रतिपुष्टि है क्लासरूम की, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। यह केवल कार्य के अंत में ही देनी चाहिए, जहाँ पे में ही, से ही, या ही, तो ये गलत होते हैं ऑप्शन। यह व्यापक और सामान्य होती है, फिर केवल आया, गलत है ये। यह सामयिक और विशिष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है। सामयिक का मतलब समय समय पर होते रहना चाहिए, जो फीडबैक देते रहना चाहिए, कितना बच्चा सीखा कितना नहीं। साथ में विशिष्ट होना चाहिए, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक भी होना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम पे देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे। प्रॉक्सिमल डिस्टल जो प्रिंसिपल है स्टेट दैट इन इन्फेंसी, जो समीपस्थ विकास का समीपस्थ सिद्धांत है, ये क्या कहलाता है, विकास ही होगा। शैशवावस्था में क्या कहलाता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल एक होता है सिफेलोकॉडल, जिससे सिर दूराभिमुख नहीं, सिर करके कुछ है, तो इसका इंग्लिश वाला याद रखिए, सिफेलोकॉडल। जो सिफेलोकॉडल होता है, इसमें मैं हमेशा बोली हूँ, ट्रिक से याद कर लीजिए, ये होता है, इसमें जो विकास होता है वो होता है सिर से पैर की तरफ। सिफेलो, सी से सिर, पी से पैर, सिर से पैर की तरफ विकास, मतलब कि कोई बच्चा है उसके पहले सिर का विकास होगा, फिर ये नीचे वाले पार्ट का विकास होगा, तो यही है सिर से पैर का विकास, ये बोला जाता है सेफेलोकॉडल इंग्लिश में। और हिंदी वाला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं मुझे याद आ रहा है इसमें। तो और यहाँ पे बोला जा रहा है समीपस्थ, दूसरा होता है आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल, एक बता चुकी हूँ सेफेलोकॉडल, दूसरा होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, समीपस्थ सिद्धांत जिसे बोला जाता है। ये क्या है, शैशवावस्था में जो समीपस्थ सिद्धांत होता है, इसमें ये बोला जाता है प्रॉक्सिमल डिस्टल दो प्रकार की डेवलपमेंट बताइए, एक तो सिर से पैर की तरफ सेफेलोकॉडल, दूसरा जो विकास होगा ये इसका बच्चे का क्या है, ये सेंटर वाला पार्ट है, ये केंद्र में जो शरीर का भाग है, इसका विकास पहले हो जाएगा, हाथ पैर का बाहरी जो होगा ये बाद में होगा। मतलब कि जो अंग हैं वो क्या हो जाएंगे, हाथ पैर की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, ये अंग कहलाएंगे, और ये हाथ पैर। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अंग है उनका विकास हाथ पैर की तुलना में तेजी से होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे ये भी है सजेशन रीजन वाला, क्वेश्चन नंबर 18 है। विद्यालयी पाठ्यक्रम को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं ताकि इंग्लिश वाला भी दिखे।
विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य दिया जाना चाहिए। बच्चे का जो सांस्कृतिक ज्ञान है, हमेशा मैं बोलती हूँ बच्चे का लैंग्वेज, बच्चे का ज्ञान, बच्चे के कॉन्सेप्ट, जो भी आत्म संप्रत्यय बोला गया था, वो भी सारी चीज़ों को एक उचित स्थान देना चाहिए और मूल्य देना चाहिए। ये फर्स्ट वाला सही है, ये तो सही है। फिर है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना चाहिए, बनाता है, प्रदान करना और सुगम बनाता है जो सांस्कृतिक पहचान होते हैं, इसीलिए इसको उचित स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि ये सीखने में हेल्प करता है। तो सही है, ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अभी फॉर्मेटिव असेसमेंट मैं जस्ट बताई हूँ, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। ऐसा मूल्यांकन जो लर्निंग प्रोसेस में ही होता रहे, जब टीचर क्लासरूम में आपके पढ़ा रहा है उसी टाइम पे जो मूल्यांकन करता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, वो ये चीज़ जानने के लिए कर रहा है कि उसका जो टीचिंग प्रोसेस है वो कितना सक्सेसफुल रहा, तो उस टाइम पे पढ़ाने के समय ही जो मूल्यांकन होता है वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। अब इसमें से कौन सा नहीं माना जाएगा, बाकी सारे हैं एक को छोड़ के। पहला है छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक जो नई अवधारणा है, इसको क्या कर, अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, तो पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए जो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछे जाएं उसको माना जाता है या नहीं, इसको तो माना ही जाएगा क्योंकि हमें जो प्रियर नॉलेज है बच्चे का, ये तो जानने का पूरा वो होता है, क्योंकि जब तक हम प्रियर नॉलेज नहीं जान पाएंगे तब तक हम नया जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं पढ़ा सकते। पहले यही बोला जाता हमेशा, जब आप बीएड या बीटीसी कर रहे थे तो आप जब पाठ योजना बनाते थे, लेसन प्लान, तो क्या करते थे, पहले पूर्व ज्ञान से ही स्टार्ट करते थे। फिर है छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान, यही मैं बोली हूँ टीचिंग प्रोसेस के दौरान ही ये तो होता ही है। फिर है एक मूल्यांकन जो मानदंड, जब भी मानक मानदंड ये सारे आ जाएं तो ये रचनात्मक मूल्यांकन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन नहीं है। फिर एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। वही मैं बोली कि क्वेश्चन बीच में टीचर पुटअप कर रहा है क्लासरूम में पढ़ाते टाइम कोई टॉपिक, तो ये वो इसीलिए कर रहा है कि उसका जो टीचिंग प्रोसेस है वो सक्सेस हुआ या नहीं, तो यही है गलत धारणाओं की पहचान करना, कहीं आप गलत तरीके से तो नहीं सीख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का कौन सी इसमें से विशेषता है, तो हम देखते हैं ध्वनि से भी संबंधित होता है। अभी जस्ट मैं पढ़ाई हूँ, देखिए वो पेपर 2 का क्वेश्चन था जो अभी इसके पहले मैं पढ़ाई थी। अब ये वाला पेपर 1 का क्वेश्चन है, कैसे रिलेट करता है। आप सभी जो लोग वीडियो में टिके होंगे, बने होंगे अभी तक, वो लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या ही होता है इसमें। ऑप्शन में सेकंड वाला सही हो जाएगा, ध्वनात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। अभी मैं मान लीजिए अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हूँ, भटक रही हूँ, नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो ये क्या होगा, ये ध्वनि ही तो इससे इफेक्ट होगी। तो जब न्यूरोलॉजिकल ये सारी चीज़ें, या ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट पढ़ने से संबंधित दे दिया जाए, क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम है वो टफ हो रहा है। पहले कैसे देता था, पढ़ने से संबंधित दे देता था, तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाता था। अब हमें जब ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हमें अपना नॉलेज भी तो बढ़ाना चाहिए कि अब पढ़ने से ना रट के हम ये पढ़ें कि ध्वनि से संबंधित होता है ये। अब इसको भी ना रट के, इसके साथ साथ हम और क्या जाने कि ये न्यूरोलॉजिकल भी होता है, दिमाग से भी इसका रिलेशन होता है। न्यूरोलॉजिकल प्लस ध्वनि, न्यूरोलॉजिकल का हिंदी में बोलते हैं तंत्रिकात्मक, तो ध्वनि वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में दिक्कत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी हेल्प असेस ए स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवैल्यूएट इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, क्रिटिकली इन्फॉर्मेशन, ये हाँ। फिर है यहाँ पे किस प्रकार का जो प्रश्न है वो छात्र की जानकारी को गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करेगा। कौन सा इसमें से है जो बच्चे का जो असेसमेंट है उसको गंभीर रूप से मूल्यांकन करेगा, मतलब डीपली इसका मूल्यांकन करेगा। ये कब होगा, जब बच्चे खुद के बारे में बताएंगे, मतलब कि क्या होगा, वो व्यक्तिगत होगा, बच्चे का खुद का उसका पर्सनल कोई मामला होगा, ओपिनियन होगा, वो होगा। वे प्रश्न जो शब्द की सरल भाषा कोई मोटिव नहीं होता, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो बच्चे का पर्सनल ओपिनियन पूछते हैं ये डीप होते हैं,
डीप इवेल्युएशन उसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे। इम्पेयरमेंट जो होता है क्या बोला जाता है? बाधिता एक स्थिति है जब अक्षमता एक स्थिति है। जो डिसएबिलिटी होती है वो क्या है और इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट जो होता है ये क्या होता है? ये बायोलॉजिकल होता है, ये क्या होता है? जैविक होता है। जबकि जो अक्षमता है, डिसएबिलिटी है, वो क्या होती है? ये आपका कार्यात्मक होता है, मतलब कि फंक्शनल होता है। डिसेबिलिटी से कौन प्रभावित होता है? फंक्शन, कार्य ना करना। जैसे कि कोई विकलांग है, मान लीजिए किसी का हाथ सही नहीं है, डिसेबल है, विकलांग है, तो क्या है? उसे लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो मतलब ये लिखना क्या है? फंक्शन है। तो डिसेबिलिटी क्या है? फंक्शन वाली चीज़ें हैं। और जो इम्पेयरमेंट है, बाधिता है, ये जैविक होता है, बायोलॉजिकल होता है। दोनों को याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपली डिफाइंस, ओके एक मिनट, क्या है? डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। जो कॉग्निशन होता है, संज्ञान जिसे बोला जाता है, सोच विचार ज्ञान, यही संज्ञान है ना। भावना, भावना क्या है? क्रोध है, प्रेम है, भय है, संवेग ही आपका क्या है? भावना है। जो इमोशन होता है वही भावना है। इसके लिए सबसे अच्छा परिभाषा इसमें से क्या है? दोनों में क्या रिलेशन है देखते हैं। दोनों स्वतंत्र हैं? गलत है, दोनों स्वतंत्र नहीं होते। अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्रोध में है, उसी टाइम पे क्रोध क्या हो गया? भावना हो गया, इमोशन जिसे बोला जाता है, इमोशन हो गया क्रोध। अब दूसरी तरफ देखिए, कोई बच्चा है, वो किस स्थिति में है? क्रोध में है। क्रोध उसके पास क्या हो गया? इमोशन हो गया। हम दूसरे शब्द में देखते हैं। साथ में इसके साथ क्या है? इसे बोला जा रहा है कि तुम पढ़ो। उसी टाइम पे पढ़ने का संबंध किससे हो गया? संज्ञान से, माइंड से हो गया। अब क्या है? क्रोधी जो बच्चा होगा, जिस टाइम पे वो हाइपर होगा, क्रोध में होगा, वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। मतलब कि क्या है? दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इंटरडिपेंडेंट होते हैं जिसे बोला जाता है। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। भावनाएं और जो संज्ञान हैं ये आप एक दूसरे से क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। कभी भी ऐसे मत लगाइएगा कि स्वतंत्र हैं, गलत है ये। विपरीत है, ये भी गलत है। विपरीत सत्य नहीं है, ये भी गलत है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लास इज फैसिलिटेटेड। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है यहाँ पे प्राइमरी वाले स्टेज में, ये किस तरीके से होता है? प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से संसाधित होता है? पहला, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। जो अमूर्त चीज़ें हैं, अमूर्त चीज़ें, ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कौन सा होगा? जैसे मैं बोलती न्यूटन्स के लॉ को प्रूव करो। मैं बोल दी कि स्टीफन क्रेसन का सिद्धांत बताओ, वो क्या एब्स्ट्रैक्ट है, आपके आंखों के सामने दिख नहीं रहा है, आपको माइंड से यूज़ करके कल्पना वाली चीज़ों को बताना है। तो वही है, इसके लिए क्या यूज़ करें? वो कंक्रीट एग्जाम्पल लाएँ, ठोस उदाहरण लाएँ, तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अमूर्त चीज़ों को पढ़ाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए सर्कल पढ़ाना है, वृत्त पढ़ाना है किसी टीचर को। अब वृत्त की जो कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूला है, जैसे 2πr इसका पेरीमीटर है, πr² इसका ये है एरिया है, तो ये क्या सब क्या है? ये सब आपके माइंड में है। क्या आपको दिख रहा है? नहीं। कहीं दिख रहा है कि हाँ πr² है? नहीं। बस ये सोच विचार है, एब्स्ट्रैक्ट है, ये जो चीज़ें दिखती नहीं, अमूर्त है। लेकिन इसके लिए कोई गोला सा लेके आए सर्कल, इसमें बोले कि ये रेडियस है इसका, ये इसका पेरीमीटर है, तो ये ठोस उदाहरण हो गया। ये तरीका सबसे अच्छा होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स का होता है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। ये इंट्रिंसिक स्पेलिंग आप देख रहे होंगे, इसी में EX लगा दीजिए, इन हटा के। जिसे बोला जाता है आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक, और बोला जाता है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा ये क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। बाह्य अभिप्रेरणा ये निगेटिव होता है। एक दिन के अंतर पे वीडियो आता रहेगा। केवल अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी इतनी सारे वीडियो को कर लेते हैं जितने प्लेलिस्ट में बने हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बने हैं। 100% आप यकीन मान के चलिए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो केवल यकीन कर लीजिए, 100% आप पास हो जाएंगे। इस सब्जेक्ट में जो CDP वाला है ये तो पास ही हो जाएंगे, क्योंकि CDP की मैं बात कर रही हूँ। 100% इसमें 25 नंबर से कम नहीं लेके आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। और साथ में जो मैं और सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ उनको भी अगर कर लेते हैं आप, तो 100% पूरे एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं, पास हो जाएंगे, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो।
तो देखते हैं यहाँ पे आंतरिक जो प्रेरणा है वो पॉजिटिव होता है, जो बाह्य प्रेरणा होता है ये निगेटिव होता है। बाह्य प्रेरणा उसे कहते हैं जिसमें बच्चा किसके लिए करे, पुरस्कार के लिए करे, पैसे के लिए करे, अप्रिसिएशन प्रशंसा के लिए काम करे। और आंतरिक प्रेरणा वो होता है जिसमें बच्चे खुद के मन से करे, अब उसकी इच्छा अंदर से हो कि मैं ये काम करूँ, वो आंतरिक होता है। अब हम देखते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सा होगा। अप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है बाह्य अभिप्रेरणा होगी। जो व्यक्तिगत आनंद से आती है, जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, ये भी बाह्य है क्योंकि दूसरा इसमें ऐड हो गया ना। जैसे ही दूसरा कोई ऐड होगा, सिंगल इंसान वो नहीं रहेगा, तुरंत हो जाएगा, ये बाह्य प्रेरणा। दंड के भय से आती है, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो व्यक्तिगत आनंद तो खुद को आ रहा है ना, तो खुद के लिए कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल क्या है? पेपर पेंसिल नहीं दिख रहा है। इसका फोल्डिंग का एग्जाम्पल हम अब देखते हैं क्या क्या है इसमें, क्योंकि इसमें सेंटेंस चेंज है। हमेशा मैं बोलती हूँ सेंटेंस क्या है, चेंज होता है। नहीं, इसमें टूल्स नहीं पूछे गए हैं, वरना वो होते। इसमें ये बिहेवियर में पूछा गया है, आपका आलम्बन क्या है, इसका फोल्डिंग क्या है, बोल कर सोचो। क्या इसमें कोई हेल्प दिया जा रहा? नहीं। रट कर दोहराओ, बोल कर जो सोचो, बोल कर सोचो मतलब बोलिए पहले, फिर क्या करिए, सोचिए। इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जहाँ पे निर्देश दिया जाए, हेल्प किया जा रहा है ना, वो होता है, तो ये होगा। फिर है संकेत और इशारे। कोई मान लीजिए बच्चा है, कोई उससे पूछा हाथ के फिंगर्स को उठा के कितने हैं, आप ऐसे करके 5 लिख के इशारे दे दिए, तो इसका फोल्डिंग हेल्प कर दिए ना आप, इसका फोल्डिंग हो गया, ये भी है। फिर है यहाँ पे सी वाला नहीं दिख रहा है, देखिए प्रश्न, ये क्या होता है आलम्बन के उदाहरण, ये है। और सी वाला जो है ये भी है, रट कर दोहराओ। जो रट कर इंग्लिश वाला भी देखते जाइएगा आप, रट कर दोहराओ वाला है, ये भी ये क्या होगा? नहीं, ये रट कर दोहराने वाला ये नहीं होगा। तो आधा किया हल किया हुआ उदाहरण ABCD, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ABCD हो जाएगा। बोलकर सोचो, संकेत इशारे, इसमें भी हेल्प हो रहा है। प्रश्न कोई दिया जा रहा क्वेश्चन, उसमें भी हेल्प हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन देके हम आधी चीज़ें उसमें रास्ता दिखा देते हैं। जैसे बोला गया कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आलम्बन के उदाहरण है, तो आलम्बन कह के हम रास्ता थोड़ा सा दिखा दीजिए, तो ABCD इसमें जो सही आंसर हो जाएगा। इतने को याद रखिएगा, इसमें से ये वाला छोड़ के सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहाँ गया? ये वाला। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि सूक्ष्म पेशीय कौशल कौन कहलाते हैं? फाइन मोटर स्किल कितने प्रकार के होते हैं? 2। ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है इसे इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है सकल पेशीय, और फाइन मोटर जो स्किल होता है इसे सूक्ष्म बोला जाता है, इसे सूक्ष्म बोला जाता है, और इसे बोला जाता है स्थूल को ही शायद सकल भी बोला जाता है। तो जो ये बोला जा रहा है कि बच्चे ये वाला पहले ग्रास मोटर जो स्किल होता है ये पहले सीखते हैं, सूक्ष्म वाला बाद में सीखते हैं। मान लीजिए छोटा बच्चा पैदा हुआ, ये क्या किया, पहले अपने देखते होंगे सिर हिला लेता है, अपने बॉडी में, उसकी पूरी बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट वो कर लेता है, तो ये क्या होगा, ये सकल हो गया, ये बड़े काम हो गए। वहीं जो उसके हाथ से पकड़ने वाली चीज़ें होती ये तुरंत नहीं कर पाता वो, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का हो जाता है फिर हाथ से पकड़ने वाली चीज़ें कर लेता है, तो वो हाथ से पकड़ना ये सूक्ष्म हो गया। और जो पूरा शरीर हिला ले रहा था वो हो गया सकल, पूरा कर ले रहा था, तो यही हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, फाइन मोटर स्किल जैसे सिलना है, पढ़ना है, लिखना है, जिसमें आपके शरीर में कम मूवमेंट हो। और जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है जैसे तैरना, भागना, डूबना, ये सारे ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएंगे जिसमें बॉडी मूवमेंट ज़्यादा हो। तो हम देखते हैं कौन सा इसमें हो जाएगा। ये दर्शाता है कि विकास क्या होता है, ये समीप दूराभिमुख होता है। समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमो डिस्टल का क्या मतलब, मैं क्या बोली, एक बच्चा है पूरे बॉडी को हिला ले रहा है, मतलब कि उसका जो सेंटर है पेट पीठ इसको तो हिला ले रहा है ना, तो ये सेंटर हो गया, तो सेंटर हो गया ये इसका। और साथ में वो हाथ से अपने, मैं बोली थी ना कि हाथ से पकड़ने का काम बाद में करता है, और ये तो मतलब ये विकास ये पहले कर पा रहा है ये वाला काम, ये हिलाने वाला, तो ये क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। मतलब कि केंद्र से किस तरफ विकास जा रहा है, केंद्र का विकास पहले हुआ और जो बाहरी चीज़ें हैं उसका विकास बाद में हुआ, मतलब जो विकास है वो केंद्र से बाहर की तरफ जा रहा है, समीप दूराभिमुख हो जाएगा। समीप हो जाएगा उसका पेट पीठ सीने वाला जो पोर्शन है वो समीप हो जाता है, हाथ पैर दूर हो जाता है। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रिक के लिए मैं बताई हूँ,
प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसमें देखिए कई क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे आपके बॉडी से पूछ लिए गए, नहीं तो जो मैं अभी बताई थी लिखना पढ़ना बोलना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम बन सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? जो मूर्त, इसमें बताइए विकेंद्रण, वस्तु अस्थायित्व किस में आता है? जो वस्तु अस्थायित्व वाली चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली हैं, ये सबसे पहले वाले स्टेज में आती हैं, जिसे क्या बोला जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक वाला, संवेदी गामक अवस्था। और ये इंद्रियों का समन्वय, सेंसेस के द्वारा जो काम होते हैं, ये भी परिकल्पित तर्क, ये हाइपोथेटिकल जो रीजनिंग, तो इसमें जो दोनों में अलग करता है सोच में अगर बात की जाए तो विकेंद्रण। क्या होता है विकेंद्रण? विकेंद्रण वो होता है जिसे कि डिसेंटरिंग बोला जाता है। बच्चा बाजार से, मान लीजिए बच्चे का होम है ये, और ये इसका मार्केट है, होम से जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा, उसमें बच्चा घर से बाजार चला जाएगा लेकिन लौट के नहीं आ पाएगा। लेकिन जैसे ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में गया, वो चला भी जाएगा लौट भी आएगा, मतलब कि उलटने का गुड़, पलटावी गुड़ जिसे बोला जाता है। तो ये हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। यही दोनों में अंतर होता है, मूर्त में ये हो जाता है इसका गुण, और ये पूर्व संक्रियात्मक में जो होगा ये नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बच्चा बाजार से मार्केट, घर से मार्केट तो जाएगा लेकिन लौट के उसी रास्ते से नहीं आ पाएगा, जबकि मूर्त में आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, रस्सी कूदते समय रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसने रस्सी जानबूझकर आउट, शॉर्ट थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, आउट किया। वो बोल रही है कि रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। वो रस्सी को कैसे ट्रीट कर रही है? जैसे कि उसमें जीव हो, रस्सी क्या हो, सजीव हो, ऐसे ट्रीट कर रही है। ये मैं क्या बोली थी कि एनिमिज्म वाली चीज़ें, जीववाद वाली चीज़ें, ये किस में होती हैं? ये इसी में प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है, पूर्व संक्रियात्मक में। आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस तरह की तर्क किस में देते हैं? पूर्व संक्रियात्मक में देते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में देते हैं। इससे पहले मैं सारे स्टेजेस को डिटेल में बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे नहीं रिपीट कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब भी आपको पूर्व चलन संक्रियात्मक ना दिखे तो इंग्लिश वाला देख लिया करिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है जिसमें बच्चे निर्जीव को सजीव समझ लेते हैं। रस्सी निर्जीव थी लेकिन वो सजीव समझ कर ट्रीट कर रही है। जो सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से गलत है, इनएक्टिव होकर थोड़ी ज्ञान एक्टिव होते हैं। एक्टिव रूप से बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर जो स्टूडेंट अभी तक बने रहे होंगे 100% पास होंगे, आपसे भी विश्वास बस करिएगा। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी 1 से 2 दिन बाद नेक्स्ट मैराथन जो क्लास है वो भी आएगा, और सारे आप देखे होंगे कि इसी क्लास में कितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, कितने जितने क्वेश्चन उतने टॉपिक उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए। इस प्रकार से जेडीबी का टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिपीट भी हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।